मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज में। हम लोग हैं अपने संविधान की कंप्लीट प्लेलिस्ट में और संविधान की इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम लोग कवर कर रहे हैं पार्ट 3 फंडामेंटल राइट को। भारत का संविधान का पार्ट 3 अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में है। इस पार्ट को पार्टली कवर किया है, अर्थात एक ही वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर नहीं किया है क्योंकि संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है। तो इसके महत्व को समझते हुए हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया है। इस पूरे दौरान हम लोगों ने महत्वपूर्ण अनुच्छेद किस प्रकार से इंपॉर्टेंस है, मानवाधिकार या फंडामेंटल राइट क्या हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो लिया, फिर अनुच्छेद 12 और 13 जहां स्टेट को समझने का प्रयास किया और जुडिशियल रिव्यू को समझने का प्रयास किया अलग से सेपरेट, और उसके बाद अलग अलग अनुच्छेदों को किया जितने भी कैटेगरीज में हमको फंडामेंटल राइट मिले हैं, जैसे अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22 जिसमें अनुच्छेद 21 और 21A को भी हम लोगों ने कवर किया, अनुच्छेद 23, 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 और 30 और अनुच्छेद 32 को। इसके अलावा अनुच्छेद 31 किस प्रकार से हटाया गया, उसकी जगह अनुच्छेद 31A, B और C, इन सब में कौन से प्रावधान हैं इसको भी देखा हम लोगों ने। तो अब तक हम लोग अनुच्छेद 32 तक कवर कर चुके हैं और ठीक प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कवर किया था और रिट पर चर्चा की थी कि किस प्रकार से रिट है और कैसे इसका महत्व है। और ये पूरा का पूरा जो वीडियो हम लोगों ने कवर किया केवल फंडामेंटल राइट नहीं, केवल संविधान नहीं, अर्थात आपके इस यूट्यूब चैनल की खूबी ही है। यहाँ तो आप कहिए कि पूरे यूट्यूब की दुनिया में इकलौता ऐसा शैक्षिक क्षेत्र का चैनल है जो आपको इस प्रतियोगी परीक्षाओं में कंप्लीट तैयारी दे रहा है। और इस कंप्लीट तैयारी में एक यूनिक निश है कि वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन लगे हैं। तो प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक लगा हुआ है हमारी वेबसाइट का www.studentclassesprayagraj.com। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के माध्यम से भी वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप सीधे गूगल पर सर्च कर सकते हैं www.studentclassesprayagraj.com और इस वेबसाइट में उसके मेनू में जाकर के आप करंट अफेयर्स सब MCQs वीडियो बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो और बिना प्रैक्टिस के आप जानते हैं कि आप में निखार, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम के लिए निखार लाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लगातार प्रैक्टिस करें। तो हम प्रैक्टिस के महत्व को समझते हैं, इसीलिए प्रत्येक वीडियो में क्या खूबी लगा रखी है, तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और हर वीडियो के बेस्ड प्रैक्टिस ज़रूर लगाएं। और रही बात संविधान की, तो संविधान की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट जो चल रही है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही प्रॉपरली एक लेक्चर 1 से हमारे वीडियोस देखने हैं और प्रैक्टिस लगानी है। और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। और जो भी सब्जेक्ट अभी तक हम कवर कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक सीमा है, एक लिमिट से ही हम लोग चल रहे हैं, वहाँ आपको किसी प्रकार की ज़रा सा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। वो एक मैक्सिमम है। और बहुत से डाउट आते हैं कि सर किस एग्ज़ाम के लिए, तो मैं बताऊँ प्रतियोगी परीक्षा वो कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम को कवर करके बनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज की क्लास की। तो आज हम लोग अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 पर बात करेंगे। स्पेशली 3 अनुच्छेदों पर बात करेंगे, क्योंकि इन तीनों अनुच्छेदों को पढ़े बिना भारत के संविधान का पार्ट 3 कंप्लीट नहीं होता है। और सामान्यतया 11 वर्षों का जो हम लोगों का अध्यापन अनुभव है उसमें हमने पाया कि जनरली पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले भी अनुच्छेद 12, 13, अनुच्छेद 31 ABC, अनुच्छेद 33, 34 और 35 इतने अनुच्छेद हैं पार्ट 3 के जिस पर थोड़ा सा कम फोकस करते हैं लोग। और 14 से 18, 19 से 22 ये बहुत ही कॉमन हैं और आप ही नहीं जानते हो, सब जानते हैं। लेकिन ये है कि अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31 ABC और अनुच्छेद 32 रिट, अनुच्छेद 33, 34 और 35 की जिसने तैयारी करी माना जाएगा कि पार्ट 3 उसने तैयार किया। तो ये आपके लिए चांस है। अगर पीछे आप थोड़ा कम ध्यान दिए हो तो फिर से जाकर के अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 31A-B-C, अनुच्छेद 32 और आज की क्लास अनुच्छेद 33, 34 और 35 को पूरा समझने का प्रयास करिएगा।
और किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स हमेशा खुला रहता है। ठीक, तो आप आज की क्लास का महत्व को समझ चुके हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बहुत बार लोगों को समझ में भी नहीं आता है 33, 34, 35, तो उसको हम लोग बहुत सरलतम तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आखिरकार ये अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35 इन तीनों अनुच्छेदों में है क्या। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा तीनों अनुच्छेदों के जो मार्जिनल नोट है उसमें क्या है। अनुच्छेद 33 लिखता है कि भाग 3 माने फंडामेंटल राइट या इस भाग 3 द्वारा प्राप्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। ये कह रहे हैं कि पार्ट 3 में जो राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो किसके संदर्भ में, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल और पुलिस बलों के संदर्भ में संसद के पास पावर है कि वो मॉडिफाई कर सकता है, उपांतरण कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। तो वैसे तो अनुच्छेद 12 और 13 पढ़ करके आए हम लोग, तो वहां ये पता चलता है कि ये जो फंडामेंटल राइट है इसमें कोई कमी नहीं की जा सकती है, न्यून नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका अपवाद है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। फंडामेंटल राइट के प्रारंभ में जो आपको बताया गया अनुच्छेद 13 में कि भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को न्यून नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता। लेकिन अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 ये इस सामान्य नियम का अपवाद है और भारत के संविधान की पार्ट 3 में ही संसद को एनेबल किया गया है, सशक्त बनाया गया है कि वो इसमें कुछ परिवर्तन कर सकती है, कमी कर सकती है। लेकिन उसके पीछे पर्पज है, लॉजिक है, कारण है। तो उस पर्पज और कारण को आगे हम समझेंगे। तो अनुच्छेद 33 में संसद को शक्ति है सुरक्षा बलों आदि के संदर्भ में फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई करने की, उपांतरण करने की। अनुच्छेद 34 क्या कहता है कि जब भारत में किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, मार्शल लॉ लागू हो, तब इस भाग द्वारा माने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट जो है प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंधन, प्रतिबंध लगाने की शक्ति, यह शक्ति भी किसके पास है, संसद के पास है। और अनुच्छेद 35 कहता है कि भाग के उपबंध को, भाग 3 के उपबंध को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक, तो एक तो कॉमन सेंस से समझ लीजिए कि तीनों में संसद को इनेबल बनाया गया है, सशक्त बनाया गया है। 33 में सशस्त्र बलों के संदर्भ में और 34 में जब मार्शल लॉ लागू हो और अनुच्छेद 35 में पूरे फंडामेंटल राइट में किसी भी पूरे फंडामेंटल राइट को प्रभावी बनाने के लिए अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो संसद बनाएगी, राज्य के विधानमंडल कानून नहीं बनाएंगे। ठीक, तो एक तो कॉमन सवाल ऐसे ही आ सकता है कि अनुच्छेद 33 किसके संदर्भ में है, 34 किसके संदर्भ में है और 35 किसके संदर्भ में है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए अगर किसी कानून की आवश्यकता है तो कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, तब हम बोलेंगे अनुच्छेद 35 के अंतर्गत संसद के पास है। मार्शल लॉ के संदर्भ में सेना विधि प्रवृत्त हो तब कौन सा अनुच्छेद प्रभावी होता है, तब अनुच्छेद 34 प्रभावी होता है। और सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को निर्बंधित करने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। ठीक, तो ये कॉमन एक बहुत ही जनरल बात है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 33 क्या है और क्यों है। देखिए स्क्रीन पर लिखा है कि अनुच्छेद 33 संसद को यह अधिकार देता है, एक तो अनुच्छेद 33 संसद को एनेबल करता है, सशक्त बनाता है कि क्या पावर दे रहा है, वह किसके संदर्भ में, सशस्त्र बल जो भी आर्म फोर्सेज होती हैं, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, साथ ही साथ जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं, खुफिया एजेंसीज होती हैं, के मूल अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगा सके। तो कौन प्रतिबंध लगा सकता है, किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 33 में संसद। किसके बारे में, सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में। अब सवाल इस बात का है कि आखिरकार अनुच्छेद 33 का उद्देश्य क्या है। तो देखिए अनुच्छेद 33 जो मॉडिफाई की बात कर रहा है वो क्या है, ये वो इसका उद्देश्य है कि सशस्त्र बलों के बीच अनुशासन बना रहे। तो देखिए जो आर्म फोर्सेज होती हैं उनके पास हथियार होते हैं, पावर होती है,
डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, और अगर उनमें सबसे बड़ी चीज होती है कि उनके बीच में आपस में अनुशासन बना रहे। अब कल्पना करिए कि सशस्त्र बलों को धरना प्रदर्शन, एकजुट होने की राइट मिल जाए, तो क्या चांसेस हैं कि उनका अनुशासन बिगड़ सकता है। तो इसका उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखना। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत सशस्त्र बलों के संदर्भ में संसद विधि बनाकर उनके इन अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकती है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन बनाने के अधिकार, श्रमिक संघ या राजनीतिक संगठनों का सदस्य बनने का अधिकार, प्रेस से मुखातिब होने का, माने प्रेस से वार्ता करने का अधिकार, सार्वजनिक बैठक या प्रदर्शन के अधिकार आदि पर रोक लगा सकती है। तो अनुच्छेद 33 में देखिए ये इन अधिकारों पर राइट पर क्या लगा सकता है, जबकि ये तो हैं सामान्यतः फंडामेंटल राइट। लेकिन याद रहे सिर्फ व्यक्ति के संदर्भ में नहीं, ये आर्म फोर्सेस के, अर्धसैनिक बल और खुफिया एजेंसीज के जो सुरक्षा मेंबर्स होते हैं, उनके एम्प्लॉइज हैं, उनके संदर्भ में ये मॉडिफाई किया जा सकता है। अब ये सारे राइट अगर इनको मिलेंगे तो आप देखिए क्या होगा। अगर ये सारे राइट मिले तो सशस्त्र बलों के बीच अनुशासन बनाए रखना बहुत ही कठिन होगा। ठीक, तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 33 में क्या है, कौन कानून बना सकता है, किसके संदर्भ में कानून बना सकता है, यह बात बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। और आप ये भी देख रहे होंगे कि जो सामान्य नियम है, फंडामेंटल राइट कोई कम नहीं कर सकता है, एक तरह से ये उसका अपवाद है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम लोग अनुच्छेद 34 की। तो अनुच्छेद 34 क्या कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है कि जब भारत के किसी भाग में सेना विधि लागू हो, तब किसी सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट व्यक्ति ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया है तो संसद विधि द्वारा उनकी क्षतिपूर्ति कर सकती है। आगे लिखा है, साथ ही इस दौरान इस क्षेत्र में सेना विधि के अधीन पारित कोई दंडादेश, समर्पण या अन्य किसी कार्य को विधिमान्य कर सकती है। संसद द्वारा निर्मित इस विधि को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। तो देखिए अनुच्छेद 34 स्पेशली तब और उस जगह लागू होता है जब सेना विधि या मार्शल लॉ लागू हो। ठीक, और ऐसी स्थिति में संसद के पास ही पावर है, संसद को इनेबल किया गया है। संसद क्या कर सकती है? विधि बनाकर अगर उस समय कोई कर्मचारी या प्राइवेट अधिकारी, कोई भी प्राइवेट व्यक्ति है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई कार्य किया है तो संसद उसकी क्षतिपूर्ति कानून बनाकर कर सकती है। और इस दौरान अगर कोई सेना द्वारा दंडादेश आया है, समर्पण आ सकता है, तो कानून बनाकर उसकी भी सेविंग कर सकती है। भले ही ये सारे जो व्यवस्था बनाई गई और जो दंड आए वो सब फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हों, तो भी क्या होगा, तो भी उसे विधिमान्य माना जाएगा और उसको न्यायालय में चुनौती अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इस आधार पर नहीं दी जा सकती है कि हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है। लेकिन शर्त है क्या? अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ लागू हो। अब सवाल इस बात का है कि मार्शल लॉ और मूल अधिकार, तो अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ एक तरफ है और मूल अधिकार एक तरफ है। माने अनुच्छेद 33 संसद को तब मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान देती है जब मार्शल लॉ लागू हो। ठीक, अनुच्छेद 34 कब प्रभावी होगा? जब भारत के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू हो। अब सवाल इस बात का है कि क्या मार्शल लॉ भारत के संविधान में परिभाषित है? तो आपका उत्तर होगा नहीं। तो मार्शल लॉ संविधान में व्याख्या इसकी नहीं की गई है। मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई है। मार्शल लॉ का सामान्य अर्थ होता है सेना विधि, अर्थात जब किसी क्षेत्र में सैन्य शासन लागू हो उसे ही क्या बोलते हैं। और ऐसी स्थिति में सेना द्वारा सामान्य प्रशासन संभाला जाता है और ये तब होता है जब डिस्टर्बेंस हो, अव्यवस्था हो, और ऐसी दशा में सेना द्वारा ही सारे नियम कानून देखे जाते हैं और संभाले जाते हैं। तो वहाँ साधारण कानून निलंबित कर दिए जाते हैं और सेना विधि ही लागू होती है। ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं? मार्शल लॉ बोलते हैं। और सभी सामान्य नियम कानून किसके हाथ में होता है? सेना के हाथ में। लेकिन मार्शल लॉ को हमेशा युद्ध, अशांति, दंगे आदि की स्थिति में ही लागू किया जाता है। और मार्शल लॉ का भाई उद्देश्य क्या है? ये हमेशा सामान्यतया तो लागू नहीं होगा। कब लागू होगा? जब किसी क्षेत्र में युद्ध हो, अशांति हो
और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्ट क्या निकल करके आ रहा है, अल्टीमेट उद्देश्य जो निकल करके आ रहा है वो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। तो पूरे भारत के संविधान का ही उद्देश्य है, पूरे रूल ऑफ लॉ का ही उद्देश्य है, फंडामेंटल राइट हम लोगों को मिला है उसका ही उद्देश्य है समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखा जाए। तो देखने में तो लगता है कि जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में अनुच्छेद 34 में भी नहीं होता है। इसका भी अपना एक खास पर्पज है, समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना। ठीक, तो हम लोग अनुच्छेद 33 को जाने, अनुच्छेद 35 को जाने। हम लोग 34 को जाने, अनुच्छेद 35 को जाने उसके पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं आप अपने चैनल के बारे में। तो देखिए, सब्सक्राइबर के बगल में ज्वाइन बटन आपको दिख रहा है। इस ज्वाइन बटन के माध्यम से 2 पेड कोर्स चलाए जा रहे हैं। एक तो जो यूपीएसआई की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं दरोगा के, और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट जो एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं या विधि के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही कारगर ये मूल विधि की क्लास है। इसको बेसिक लॉ नाम दिया गया है, मूल विधि, क्योंकि मूल विधि के नाम से यूपीएसआई में पूरा सिलेबस है। इसमें ऐसे जनरल टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं और बहुत ही सरल और बहुत ही आसान तरीके से कानून की तकनीकियों से हटकर कानून की बारीकियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और ये क्लास स्वयं मेरे द्वारा चलाई जा रही है। और चूँकि मेरा विधि बैकग्राउंड रहा है और जो हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एलएलएम के दौरान और अपनी पीसीएसजे की मेंस में, लोक सेवा आयोग में मेंस की परीक्षा देने के दौरान जो हमारे अनुभव रहे, उन सब को यहाँ लगाने का प्रयास हमने किया है, जिससे बहुत आसानी से आप इसे देख सकें और एक जो मूल विधि का यूपीएसआई में हाइप बना हुआ है उसे हटाया जा सके। क्योंकि इसके ठीक प्रीवियस वैकेंसी में हम लोगों ने ऐसी बहुत आसानी से दरोगा सेलेक्ट कराए हैं। तो जितना इतना हल्ला बोल चल रहा है, इतना हल्ला बोल की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही पेशेंस और धैर्यपूर्ण तरीके से आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बटन के माध्यम से ही आपकी एक दूसरी शानदार क्लास चल रही है, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर 6000 प्लस मैथ, रीजनिंग, जीएस के क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आए हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आपकी बनी रहती थी हमेशा कि सर प्रैक्टिस क्या करें। बहुत कमेंट आते थे, मैसेज आते थे, या ऑफलाइन के दौरान स्टूडेंट के सवाल आते हैं कौन सी बुक लें। तो एक प्रकार से बुक को रिप्लेस करना हमारा उद्देश्य है और जो हम पढ़ें उसको कैसे अप्लाई करें। ऐसे कोई स्टूडेंट जो बहुत सुदूर दूर क्षेत्र में है, पढ़ नहीं पाते हैं आकर के फिजिकली, स्पेशली गर्ल्स के साथ बहुत दिक्कत होती है, या बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जॉब कर रहे हैं, दूर प्रदेशों में बैठे हैं, उनकी भी पढ़ने की इच्छा अभी है। तो उन सब के लिए हम एक, ये लगातार उनकी डिमांड थी, तो एक ये बैच मेरा चल रहा है और इसमें 6000 चुनिंदा सेलेक्टेड क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। और ये पूरा निचोड़ है, हम लोगों के 11 साल के अध्यापन अनुभव का निचोड़ है। और आप पाएंगे कि टॉपिक वाइज बहुत ही आराम से आपको, और कब चीज़ें आ जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप एक दूसरी इस पेड क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी सुविधा के लिए ये आप गूगल पर जा सकते हैं और गूगल पर हमारी वेबसाइट है www.studentclassesprayagraj.com। आपको सर्च करना है, मेनू में जाना है और मेनू में आपको अलग अलग फीचर्स लगातार अपडेट किए जा रहे हैं। उसमें आपको एक जॉब अलर्ट गाइडेंस, जो भी लेटेस्ट वैकेंसी आती है उसका पूरा अपडेट वहाँ रहता है, विज्ञापन लगा होता है, साथ ही साथ उसका मॉडल पेपर भी लगा होता है। तो वहाँ जाकर के आप मॉडल पेपर देख सकते हैं। पीटी है, एसएससी जीडी है, या आगे जो भी एग्ज़ाम आएंगे यहाँ अपडेट रहेंगे। तो वहाँ से जाकर के टेस्ट सीरीज अगर किसी पेपर पर, किसी एग्ज़ाम को लेकर के हमारी चल रही है तो वहाँ पर बताई गई है, तो आप जाकर के देख सकते हैं। फ्री नोट्स अवेलेबल कराए जा रहे हैं, फ्री में नोट्स, और नोट्स तो आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन ये नोट्स 11 साल अध्यापन और पीछे स्वयं के अनुभव के साथ बहुत ही टू दी पॉइंट, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, साथ ही साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस है। तो आपको गूगल पर सर्च करना है www.studentclassesprayagraj.com। एक बार गूगल पर सर्च करके अपनी वेबसाइट पर जरूर जाएं और देखें जरूर, ठीक। और वेबसाइट पर अगर कोई असुविधा होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आप हमें मैसेज ज़रूर करें। तो बात 33 और 34 तक समझ में आ गई। अब देखिए बात है किसकी, अनुच्छेद 35 की। अनुच्छेद 35 भी इनेबलिंग प्रोविजन है, सशक्त करता है, यह भी संसद को ही सशक्त करता है।
ये कहता है कि अनुच्छेद 35 के अंतर्गत भाग 3 के मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए संसद को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जो शक्ति प्राप्त है विधि बनाने की, वो केवल संसद को है, राज्य विधानमंडलों को नहीं है। अनुच्छेद 35 में संसद की शक्ति है, राज्य विधानमंडल की शक्ति नहीं है। इसके अंतर्गत संसद कानून बना सकती है, किसके लिए? जो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 के बीच में हमको फंडामेंटल राइट मिले हैं, अगर उसको लागू करने के लिए और कानून बनाने की आवश्यकता है। और अनुच्छेद 35 में वो अनुच्छेद भी बताए गए हैं जिसके संदर्भ में कानून बनाया जा सकता है। तो वो है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 16 के खंड 3, अनुच्छेद 32 के खंड 3, अनुच्छेद 35 और अनुच्छेद 34, इन सब के संदर्भ में। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। माने अगर कहीं पर यह बताया गया है कि यह बात अपराध होगी तो उसके लिए दंड विधान करना, तो ये सारे कानून बना सकती है। जैसे अनुच्छेद 17 के संदर्भ में सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट बना, फिर आगे चल करके अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम बने हैं। ठीक, तो इस प्रकार से सशक्त बनाने के लिए ये कानून बने। तो ये जानकारी थी अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 35 की। ठीक, और पूरा फंडामेंटल राइट अनुच्छेद 35 पर करके खत्म होता है। और फंडामेंटल की शानदार तैयारी के लिए आपको मौलिक अधिकार एक परिचय से लेकर अनुच्छेद 35 तक की बारी बारी से क्लास देखनी है। और याद रहे मित्रों, संविधान में पार्ट 3 तैयार नहीं तो कुछ नहीं तैयार। तो इसलिए पार्ट 3 को एक एक छोटे छोटे वीडियो हैं, टॉपिक को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। लेकिन याद रहे कि वीडियो के बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर लगाएं। ठीक, और ये आपका चैनल जहां आपको एक कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी, मैप, स्ट्रेटेजिक मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है। इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।